हाय नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. गुप्ता है एंड मैं क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ अभी अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सिटीजन्स हॉस्पिटल्स So this what I am going to talk in this message is regarding the उसके अपने ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि एक मिथ है हमारी कम्युनिटी में कि एक सर्जरी है। ये सर्जरी नहीं है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। ये जैसे हमारा जो रीनल ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें हम सर्जरी करते हैं, एक ऑर्गन निकालते हैं, तो वो इसमें नहीं करते हैं। हम इसमें केवल मेडिकल प्रोसीजर करते हैं। कुछ सेल्स बॉडी से कलेक्ट करते हैं, किसी दूसरे की बॉडी से कलेक्ट करते हैं और वो सेल्स पेशेंट की बॉडी में ब्लड के थ्रू दे सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टेम सेल्स हम किसी दूसरे से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हेल्दी स्टेम सेल्स बोलते हैं उसको। हम हेल्दी स्टेम सेल्स कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो स्टेम सेल्स है वो डिफेक्टिव हो गई हैं। सो डिफेक्टिव मतलब दो तरह का डिफेक्ट हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हो। सो बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उसको हम कैंसर कह सकते हैं। सो दे आर वर्किंग इन अनकंट्रोल्ड मैनर, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो कैंसर हो सकता है। सो हम इसको कैंसर में यूज कर सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, कैंसर को जड़ से खत्म करने में हम यूज कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा कि अगर ये स्टेम सेल्स है जो कि बोन मैरो में होती है, बोन मैरो को जिसमें रहते हैं, जिसमें ब्लड बनाते हैं, वो स्टेम सेल्स अगर अपना काम करना बंद कर दे, शट डाउन कर दे, अपने को फैक्ट्री शट डाउन हो गई, तो क्या होगा, ब्लड जो बन रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का कम, व्हाइट ब्लड सेल्स का कम हो सकता है, प्लेटलेट्स का कम, इतना कम हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि क्रिटिकल होता है। सो वो डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं कि बोन मैरो फेल्यूर सिंड्रोम्स, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हो गई, जिसमें कि शुरू से ही शरीर की जो ताकत होती है रोग से लड़ने की वो खत्म हो जाती है। थैलेसीमिया, आई थिंक जो थैलेसीमिया, जिसमें हमारे हर साल इस देश में 10 से 20 हजार बच्चे थैलेसीमिया से पैदा होते हैं, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट 6ठे महीने से हो जाती है। सो ये डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि कैंसर नहीं है, लेकिन अगर इनको ट्रीट नहीं करें बाय गिविंग द स्टेम सेल्स, किसी दूसरे से लेके नहीं करें, तो ये जान से इनको खतरा हो सकता है। सो इस तरह से ये जो डिफेक्ट है स्टेम सेल्स, जिसको हम मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, या सीड्स जो नॉर्मल सीड्स होते हैं, वो उनका अगर डिफेक्ट है तो इस चीज़ को हम किसी दूसरे से लेके इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो ये ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर डिफेक्ट अगर अपनी स्टेम सेल्स में है, मदर सेल्स में है, तो ब्लड नहीं बनेगा या वो खराब बनेगा, कैंसर वाला ब्लड बनेगा, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 70 बीमारियां हैं जो कि इस ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर है, मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूं, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें कोई सर्जरी नहीं की जाती है, कोई ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, कोई भाग बॉडी का हटाया नहीं जाता है। वो इस 70 बीमारियां, इस जो कि कैंसर एंड नॉन कैंसर होती है, हम इससे सही कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपना जो ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें हम की स्टेम सेल्स लेते हैं किसी दूसरे से, तो उसके स्टेम सेल्स लेने के लिए हमारा पेशेंट का और डोनर जो दे रहा है उसका मैच होना जरूरी है। वो मैच कौन सा मैच, कि ब्लड ग्रुप मैच है या कोई दूसरा मैच है। एक इंपॉर्टेंट जो मिथ जो हमारी सोसाइटी में बना हुआ है, ब्लड ग्रुप मैच की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। तो फिर अगर ब्लड ग्रुप मैच की जरूरत नहीं है तो फिर कौन सा मैच चाहिए, तो उस मैच को जो हम बोलते हैं वो HLA मैच बोलते हैं, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एंटीजन होता है जो कि सभी सेल्स के ऊपर होता है। वही एंटीजन, ऐसा जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है उसी तरह का है, लेकिन दूसरा उसका रोल होता है बॉडी में। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन को नहीं देख के हम HLA एंटीजन को देखते हैं, जो कि बाई बर्थ गॉड द्वारा दिया जाता है और वो सेम होता है थ्रू आउट लाइफ। HLA एंटीजन जैसे ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होता लाइफ का, ऐसे ही HLA एंटीजन चेंज नहीं होता है। हमें HLA एंटीजन पेशेंट का, HLA एंटीजन डोनर का, दोनों को मैच करके देखना पड़ता है। अगर वो मैच है, मीनिंग अगर 10/10, 10 एंटीजन पेशेंट के, 10 एंटीजन डोनर के, अगर वो मैच हो जाते हैं तो हम उस डोनर का स्टेम सेल्स, ब्लड प्रोड्यूसिंग जो स्टेम सेल्स है, हेमाटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स है, हम उसको ले सकते हैं। तो ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना, कि HLA मैच्ड डोनर होना जरूरी है, जो कि अपनी हेल्दी स्टेम सेल्स दे सके।
सो अगर हमने पता लगाया कि पेशेंट को कोई बीमारी है, अगर हम उदाहरण के लिए लिए कि उसको एप्लास्टिक एनीमिया है जिसमें कि बोन मैरो फेल हो गया है, जो तीनों ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं, तो एक तो ये जरूरत हो गया। सो दूसरा हो गया HLA डोनर है, तो अब हमें HLA जो मैच डोनर है उसका स्टेम सेल्स लेना है। तो एक तो ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें पेशेंट को, जो पेशेंट जिसको सपोज एप्लास्टिक एनीमिया उसको बीमारी है मान ले, तो उसकी बॉडी को हमें तैयार करना है। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को 4 से 5 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। सो वो एडमिशन होता है एक आइसोलेट, एक स्टेराइल इन्वायरमेंट दिया जाता है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आ सके। तो वो उस चीज़ों के लिए एक स्टेराइल इन्वायरमेंट देते हुए उसमें 4 से 5 हफ्ते के दौरान हम क्या करते हैं कि स्टेम सेल देने से पहले पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं कि वो स्टेम सेल्स को आराम से एक्सेप्ट कर ले। सो उसके लिए कुछ 5 से 7 दिन की कुछ दवा होती है, वो इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं। सो देने के बाद 7 दिन हो गया, फिर 24 घंटे का गैप दे देंगे, 24 to 48 आवर्स का गैप दे देंगे। और उसके बाद डोनर का स्टेम सेल्स जो हम कलेक्ट करते हैं, जो कि हम बोन मैरो से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी स्टेम सेल एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो कलेक्ट करेंगे, वो स्टेम सेल्स पेशेंट को ब्लड के थ्रू, जैसे ब्लड देते हैं हम, ब्लड चढ़ाते हैं एक बॉटल से, उसी के ऐसे ही उसको पेशेंट को दे देते हैं, जो कि उसमें 30 मिनट्स लगता है या 40 मिनट्स लगता है, डिपेंडिंग ऑन द कितना उसका वॉल्यूम है। वो उसको बोलते हैं स्टेम सेल इन्फ्यूजन, डे 0 बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो हो गया डे 0 जिसमें कि हमने स्टेम सेल दिया। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में अगले 2 से 3 हफ्ते रखा जाता है, जिसके दौरान पेशेंट को कुछ मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि उसको इन्फेक्शन के चांस है, फीवर हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और वॉमिटिंग थोड़ा सा टेंडेंसीज रहता है, वीकनेस थोड़ा रहता है। बट इस पूरे जो प्रोसीजर होता है, प्रिपरेशन करना, स्टेम सेल इन्फ्यूजन देना, और उसके बाद 2-3 हफ्ते का जो रिकवरी फेज होता है, उस थ्रू आउट पेशेंट चलता फिरता है। ऐसा नहीं कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है। सो आराम से मोबाइल से बात करना, लैपटॉप से अपना काम करना, टीवी देखना, सो सब चीज़ें इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट कर सकता है। तो एक तो ये पेशेंट के बारे में हो गया। जैसे ही उसका डोनर का हमने जो स्टेम सेल्स लिया वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है 2-3 हफ्तों में, फिर पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं और ओपीडी के थ्रू फॉलोअप करने लग जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि ओपीडी में जब फॉलोअप करता है पेशेंट, तो एक मेजर मिथ होता है कि पेशेंट को जिंदगी भर तक दवा चलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो पेशेंट का इसमें जो मेडिसिन होता है वो 1 साल बाद बंद हो जाता है और वो नॉर्मल लाइफ रहता है उसका। जो कि अगर सॉलिड ऑर्गन देखें, सॉलिड ऑर्गन मतलब जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, उसमें पेशेंट को जिंदगी भर दवा देना पड़ता है, जिंदगी भर दवा खाते रहना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता। 1 साल बाद अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता है, जिसकी संभावना काफ़ी अच्छी होती है अगर बीमारी का पता जल्दी लग जाए, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, उसमें 80 से 90% चांसेस रहते हैं पेशेंट के जड़ से बीमारी के जाने के, और 1 साल बाद कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो ये इसका पेशेंट के लिए प्रोसीजर होता है। अब एक मिथ होता है कि जो कम्युनिटी में हमारा जो डोनर है, जो स्टेम सेल्स दे रहा है, मे बी कि वो फैमिली का कोई मेंबर हो, ब्रदर सिस्टर्स हो, या पेरेंट्स हो, या फिर कोई और दूसरा डोनर ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखे जाए तो 2.5 करोड़ लोग हैं जो कि वॉलंटरी डोनर्स हैं, जो 2.5 करोड़ लोग अपना स्टेम सेल देने के लिए तैयार हैं अगर मैच मिल जाता है तो। लेकिन इंडिया में हमारे लिए कमी है। इंडिया में केवल 2.5 करोड़, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में केवल 2.5 लाख ही हैं जो कि स्टेम सेल देने के लिए तैयार है। सो हमारा पॉपुलेशन लेकिन बहुत ज़्यादा है। वी हैव 130 बिलियन पॉपुलेशन, बट हम लोग तैयार नहीं है। मे बी कि हमारे कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक मिथ है कि जो अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि हमारे अपना स्टेम सेल्स दे दिया तो हमारी स्टेम सेल्स कम हो जाएगी, हमें भी वो कैंसर हो सकता है, हमारी भी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारी स्टेम सेल्स होती है बॉडी में, थोड़ा सा पार्ट देते हैं, 1% दे देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टेम सेल देने से डोनर को कोई नुकसान नहीं होता। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। और स्टेम सेल जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं, डोनर से हम कैसे लेते हैं। मैंने बोला कि हम कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। ये बोन मैरो ब्लड ट्रांसप्लांट जो होता है वो कोई ऑपरेशन नहीं होता है। तो जैसे पेशेंट का तो मैंने बताया कि उसमें बस केवल उसको रूम में रखते हैं, तो उसका कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। डोनर का हम स्टेम सेल 2 तरीके से ले सकते हैं। आप या तो फिर बोन मैरो से ले सकते हैं। बोन मैरो जनरली इधर पीछे से रीढ़ की हड्डी के साइड से, रीढ़ की हड्डी से नहीं होता, रीढ़ की हड्डी के दूसरे जो कूल्हे की हड्डी होती है उधर से नीडल डाल के हम उसको बोन मैरो को ले सकते हैं, उसमें से स्टेम सेल्स ले लेते हैं। एक तो ये कर सकते हैं। अगर कोई अपनी स्टेम सेल बोन मैरो से नहीं देना चाहता है तो भी तरीका है हमारे पास में, और वो तरीका क्या है, हम ब्लड से ले सकते हैं। सो ब्लड में क्योंकि स्टेम सेल काफ़ी कम होते हैं, बोन मैरो में ज़्यादा होते हैं, तो हम थोड़ा इंजेक्शन दे देते हैं जो कि
ग्रोथ फैक्टर जो कि कोई भी अपने घर के आसपास कोई भी नर्स से ले सकता है, 3-4 दिन का इंजेक्शन होता है, वो लेके चौथे दिन हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है। और उस दौरान क्या होता है, वो इंजेक्शन क्या करता है, वो स्टेम सेल्स को बोन मैरो से निकाल के ब्लड में लेके आ गया, और आप 5वें दिन उसका ब्लड से स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं। स्टेम सेल कैसे निकालेंगे, अगेन कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं उसको, जैसे प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं। अगर किसी ने डेंगू का पेशेंट हो या किसी को प्लेटलेट्स अगर दिया हो तो उसको जानकारी होगी कि मशीन जो होती है वो क्या होता है कि वो ब्लड निकलता है बॉडी से, वो मशीन में जाता है, मशीन में घूमेगा और उसमें से प्लेटलेट्स अलग हो जाता है। ऐसे ही हम स्टेम सेल जब कलेक्ट करते हैं तो मशीन की सेटिंग चेंज कर देते हैं, तो वो मशीन क्या करती है, वो केवल स्टेम सेल्स निकाल लेती है और बाकी चीज तो वापस बॉडी में चला जाता है। तो इसमें 1 से 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लगता है, 3 आवर्स लगते हैं। और उसके बाद जो डोनर होता है वो सेम डे घर जा सकता है और नेक्स्ट डे से अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर सकता है। तो डोनर को कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये कोई ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट संसार में, दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 50 साल से पूरे संसार में ये ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। और पहला जो डोनर था वो उसने 1973 में अपना स्टेम सेल दिया था, 1973, और आज हो गया 2017। तो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए ब्लड एंड बोन मैरो। और सब स्टडीज हैं जिसमें कि उनका फॉलोअप किया गया है और उनको कोई लंबे समय में कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई कैंसर नहीं हुआ है, उनकी स्टेम सेल्स की कम नहीं हुई है। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जिसमें कि रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। मैं ये कहता हूँ मेरे पेशेंट को कि जो चिंता करते हैं कि अगर हम घर से बाहर निकले हमें क्या रिस्क है कि हमें एक्सीडेंट हो जाएगा, एक तो ये, दूसरा अगर हमें एक्सीडेंट हो भी गया तो क्या रिस्क है कि हमारी जान चली जाएगी। तो इतना अगर हम किसी सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं, किसी पेशेंट, नीडी पेशेंट को कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा रहता है। दूसरा अच्छी चीज़ हमारे ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या है कि डोनर के लिए वो पेशेंट से मिल सकता है, 1 साल बाद पेशेंट से मिल सकता है। उसने अपनी लाइफ एक अपना थोड़ा सा पार्ट देके, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा पार्ट देके अगर किसी को लाइफ देकर उससे 1 साल बाद मिल सकता है, जो कि जिस कंडीशन से वो मर रहा था, जिसकी डेथ होने वाली थी, उससे आपने उसको बाहर निकलने में हेल्प की है। तो मैं एक सेंटेंस में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम स्टेम सेल दे देते हैं, ब्लड प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल ब्लड से दे देते हैं, तो वी कैन गिफ्ट ए लाइफ, हम गिफ्ट कर सकते हैं लाइफ को व्हेन वी आर अलाइव। जो कि किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है जब डेथ होता है तब हम देते हैं, यहाँ पे हम व्हेन वी आर अलाइव वी कैन गिफ्ट ए लाइफ। और एक को नहीं, अगर चल 2-3 से हो जाता है तो 2-3 को भी लाइफ दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए है कि हम हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।